वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 2 दिसंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन-कौन से न्यूज़ को कवर किया गया जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पायरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। और साथ ही साथ जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं जिसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें पीटी फैक्ट के रूप में कौन-कौन से न्यूज़ को शामिल किया गया उसे भी हम लोग साथ में देखते चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो भी प्रश्न आपसे किए जाते हैं वो पीटी ओरिएंट हो या मेंस ओरिएंट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास कीजिए, सेंड करने, मैसेज ड्रॉप करने का प्रयास करें ताकि आपका इंटरनल इम्प्रूवमेंट होता चले। आप युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने से बहुत से टेस्ट आप लोगों को अवेलेबल कराए गए हैं जो बहुत ही लो प्राइस में, यूपीएससी का हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का हो। उसके साथ साथ जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं उससे भी रिलेटेड आपको टेस्ट अवेलेबल है युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म पर, तो आप ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। साथ ही साथ दैनिक जागरण का की नोट्स का जो सीरीज है, पैकेज है, आपको ऐप पर ही अवेलेबल होगा। तो आप की पॉइंट प्राप्त करना चाहते हैं जो मैं अंडरलाइन के साथ साथ जो आपको देता हूँ की नोट्स, जिस पर डिस्कशन में करता हूँ, उसका की नोट्स अगर प्राप्त करना है तो ऐप पर जरूर आए और लाभ लें। आज आप लोग अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आज यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जितने भी एग्जाम देते हैं जिसमें मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट बहुत से महत्वपूर्ण न्यूज़ को कवर किया गया जिससे आपका पीटी फैक्ट लगातार इसमें पूछा गया है प्रश्न पीटी फैक्ट के रूप में। तो यह आज का न्यूज़ एनालिसिस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी इसमें टॉपिक जो कवर किए जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है जिससे लगातार आपको पीटी में प्रश्न देखने को मिल जाता है, मेंस में भी प्रश्न देखने को मिल जाता है और इंटरव्यू में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल आप लोगों को सभी देशवासियों के लिए एक नया सुखद भरा अवसर का दिन रहा जिसमें क्या हुआ कि G20 का जो अध्यक्षता है कल भारत ने ग्रहण कर लिया। अब 1 साल तक भारत इस पर अपने सारी नीतियों का जो भी इसके एस्पेक्ट है वैश्विक नेतृत्व के लिए, भारतीय नेतृत्व के लिए और क्षेत्रीय नेतृत्व जो है भारतीय उपमहाद्वीप में है, उससे संबंधित कार्य और दिशा पर बल देगा। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ बातों की चर्चा की गई जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए चर्चा का विषय या प्रश्न के विषय के रूप में उभार देता है, जिसमें समावेशी या महत्वाकांक्षी विकास की बात होगा, कार्रवाई उन्मुख कार्रवाई उन्मुख एजेंडों की बात होगी। साथ ही साथ निर्णायक कैसे होगा G20 सम्मेलन, इसकी संबंधित चर्चाएं होगी लगातार। तो इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे कि जो एजेंडा के तौर पर समावेशी, महत्वाकांक्षी और कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक कॉन्सेप्ट को जो लेकर भारतीय भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा लेकर चला जा रहा है उसमें किन किन बिंदुओं को शामिल किया जाता है। तो जैसे जैसे आएंगे बिंदु उस पर हम लोग चर्चा परिचर्चा करते चलेंगे। साथ ही एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ बातों को इनके द्वारा स्पष्ट किया गया जिसमें वसुधैव कुटुंबकम के संदर्भ में जो स्लोगन दिया गया, एक दुनिया, एक परिवार, एक भविष्य, इस थीम को याद रखिएगा। इस थीम से आपको पीटी में तो प्रश्न पूछे ही जाएंगे, मेंस में भी प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा जो थीम दिया हुआ है G20 सम्मेलन का। तो उसमें चर्चा लास्ट के एडिटोरियल में आप लोगों को चर्चा भी हुआ था, कल के एडिटोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया भी गया था, इसका अर्थ को समझाया गया था। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग देखे होंगे। साथ ही साथ जो मैं आपको लगातार बोलता हूँ कि समस्या क्या है, भारत के विश्व के पास सबसे बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन के रूप में है। तो देखिए उन्होंने क्या कहा है कि अपने लेख में, दुनिया भर के अखबारों में लिखे लेख में पीएम मोदी ने क्या बोला था, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और महामारी को सबसे बड़ी चुनौती के रूप में रेखांकित किया। जैसे कोविड 19 का जो महामारी आता है, इस प्रकार के जो वैश्विक महामारी के रूप में देखने को मिला था, वो महामारी आतंकवाद जैसी समस्या को और जलवायु परिवर्तन को वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। मैं भी आप लोग को लगातार ये बात बोलता हूँ ना कि रूस यूक्रेन या क्षेत्रीय विवाद जो है वो सबसे बड़ा विश्व के लिए समस्या नहीं है, उसका सॉर्ट आउट हम लोग एक बेंच पर कभी भी कर सकते हैं, ठीक ना।
पर जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा है ना, हम जितना इसमें डिले करेंगे, जितना डिले करेंगे, हमारे लिए समस्या उतनी ही गहरी होती चली जाएगी। तो यथासंभव सभी देशों को जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे पर एक मत राय कायम करना अनिवार्य प्रकृति की हो गई है। अगर हम लोग अगले 5 से 10 साल के अंदर ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हमें आने वाले भविष्य को कैसे सुरक्षित करना है, तो मानिए, विशेष रूप से मानिए, जो भी कोस्टल एरिया जो होते हैं, समुद्री तट पर जो भूभाग हैं, वो आने वाले समय में विलुप्ति की कगार पर हो। जैसे हम लोग रेड लिस्ट दायर करते हैं, रेड लिस्ट जारी होता है, याद है होगा आप लोगों को, जानवरों के लिए जो रेड लिस्ट जारी होता है, वैसे ही भारत जो भी आपको विश्व के भूभाग में इसके लिए रेड लिस्ट जारी शुरू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, हालांकि इसका वर्गीकरण को कोई और संस्था करेगी, पर जारी शुरू हो जाएगा। वैसे बहुत से देशों के लिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो चिंताएं व्यक्त की गई है, पर लिस्ट के साथ जारी होना शुरू हो जाएगा अगले 50-100 साल के अंदर ही। जैसे हम लोग रेड लिस्ट में जानवरों की विलुप्ति की कगार देखते हैं ना, तो आप लोग क्वेश्चन बताइएगा कि रेड लिस्ट कौन जारी करता है। इस पर मैंने पहले भी चर्चा किया हूँ। रेड लिस्ट कौन जारी करता है, इसका वर्गीकरण कैसे कैसे है, वर्गीकरण किस किस रूप से किया गया, तो इसके संदर्भ में आप लोग को क्वेश्चन कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम पर आप लोग को शेयर करना है। चलिए, बहुत सी बातें पहले वाली ही की गई है, और यहाँ पर एक चीज और आप लोग पीटी फैक्ट याद रखना है। पीटी फैक्ट क्या है? G20 यूनिवर्सिटी कनेक्टेड कार्यक्रम प्रारंभ किया गया गुरुवार को, कल ही 1 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न आपको पीटी फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है, जिसमें जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेते हैं, और एशिया और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे देश इस पर भरोसा जता रहे हैं। तो आपको पीटी फैक्ट के रूप में क्या पूछ सकता है, यह पूछ सकता है। चलिए, इससे संबंधित आपको जो टॉपिक है यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा, कवर होगा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारतीय हित जो प्रभावित होंगे, उससे संबंधित टॉपिक को कवर करेगा। और पेज नंबर 6 में हम लोग विस्तृत इससे संबंधित चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि वहां भी आपको यहाँ इसकी चर्चा की गई है। चलिए, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट आया है, उसे याद रखिएगा। यहाँ पर 3H का कॉन्सेप्ट दिया गया है। जब भी किसी प्रधानमंत्री या किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा कुछ कॉन्सेप्ट विश्व को दिया जाता है ना, वो आपके प्रश्न के लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के मेंस में प्रश्न आपको क्रिएट किया जा सकता है, या इंटरव्यू में आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो G20 जो भारत में सम्मेलन हो रहा है, उसमें 3 शब्द का उपयोग इन्होंने किया, हीलिंग, हार्मनी और होप की अध्यक्षता बनाने में एक साथ शामिल होने की बात की है। तो 3H की चर्चा की है। तो 3H क्या है, इसको आप लोग समझ लें। हार्मनी का संदर्भ किस रूप से लिया गया? हार्मनी का संदर्भ आपको हीलिंग का संबंध लिया गया उपचारात्मक अर्थात उपचार करने की नीति से लिया गया है। हार्मनी का संबंध समन्वय से लिया गया है, समन्वय हम लोग को बना के रखना है। और होप का संबंध उछाल, अर्थात हम जिस प्रकार से उछाल कायम किए हुए अपने वैश्विक परिदृश्य में, उसको बनाए रखने के कॉन्सेप्ट से लिया गया है। तो 3H का मतलब आप लोग याद रखिएगा। ये प्रश्न आपसे मेंस में क्रिएट किया जा सकता है। भारत G20 शिखर सम्मेलन में जो निर्धारित 3H है, किस रूप से भारतीय हित को प्रभावित कर सकता है, तो ये क्वेश्चन आपको मेंस में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए, एक बहुत ही और भी ऐतिहासिक कदम हमारे न्यायपालिका के द्वारा लिया गया है, जिसमें प्रधान जो न्यायाधीश है चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, उन्होंने महिला पीठ का गठन किया, जिसमें वैवाहिक विवादों से जुड़ी स्थानांतरण जो याचिकाएं हैं, उसकी जमानत मामले की सुनवाई करेंगे। इसमें शामिल होंगे हिमा कोहली और जस्टिस बेला M त्रिवेदी। तो देखिए, यह पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, पर यह इनके कार्यकाल में पहली बार हो रहा है। तो प्रश्न आपको यहाँ से पीटी में पूछ सकता है, या वर्ष 2022 में महिला पीठों का गठन किनके नेतृत्व में किया गया, यह भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो इससे पहले देखिए, वर्ष 2013 में है ना, सबसे पहले सभी महिलाएं पीठ थी, न्यायाधीश पीठ थी। तो इससे आपको 2013 में थे, उनमें कौन कौन थे आप लोगों को याद रखना चाहिए। जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई शामिल थी 2013 के पीठ में, जिसमें क्या कहने का मतलब, सभी जो न्यायाधीश होंगे महिला होंगे। तो महिला पीठ का गठन किया गया था। और दूसरी पीठ 2018 में गठित किया गया था, जिसमें जस्टिस RN भानुमति, जस्टिस इंदिरा बनर्जी शामिल थी। तो और साथ में साथ वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के 3 महिला न्यायाधीश हैं,
आपको मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि 3 महिला न्यायाधीश वर्तमान में कार्य कर रही हैं, कार्यरत है, जिसमें जस्टिस कोहली, न्यायाधीश कोहली हैं, न्यायाधीश त्रिवेदी है, के अलावा बी 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 वी नागरत्ना जी शामिल हैं। तो 3 न्यायाधीश आपको जानने को मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, अगर सभी सभी चीजें सही रही तो जस्टिस नागरत्ना जो है वर्ष 2027 में देश की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश होंगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई के रूप में नियुक्त होंगी, जो प्रथम होगी। यह भी आप लोग को प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। हम 27 का वेट करेंगे, अगर सभी चीजें सही रही तो जो नागा रत्ना है सीनियरिटी बेस पर सीनियर हो जाएंगी और वो देश की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बनेंगी। तो यह भी आप लोग को, और शीर्ष अदालत में अभी न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या है, 27 है, और कुल पदों की संख्या कितनी होती है, 34 होती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है। 34 कहने का मतलब 1 + 33, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो ध्यान रखना, आपको इस तरीके से कवर करना है। और वर्तमान में जजों की संख्या 27 है, तो कितने जज कम हुए, कितने जज कम हुए, आपको 3 और 4 7 जजों की संख्या भी कम है। तो ये प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। तो पीटी फैक्ट आपको यहाँ से बहुत सा प्रश्न मिलेगा। और प्रश्न देखिए यही सब होता है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने लोग देखते होंगे, तो आपको स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं, उसमें प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है। महिला पीठ का नाम पूछेगा, महिला पीठ में कौन शामिल थे वो पूछ सकता है, प्रथम महिला पीठ का गठन कब हुआ, उसमें कौन कौन शामिल थे वो प्रश्न हो सकता है, दूसरा कौन गठित हुआ उनमें कौन कौन हो सकते हैं, वर्तमान में कितने न्यायाधीश है, कुल कुल कितने न्यायाधीशों की संख्या है, या कब आपको बन सकती है प्रथम सीजीआई, या इसके संदर्भ में नागरत्ना जी के संदर्भ में कुछ बातें पूछ सकता है। तो प्रश्न तो यही होता है ना, बस आपको उसको देखने का नजरिया, पेपर से कैसे निकालते हैं करंट, और करंट अफेयर जो भी बनाया जाता है वो पेपर का ही इन्फ्लुएंस लिया जाता है ना। पेपर या तो पीआईबी लिया जाएगा, या तो कोई भी ऑथेंटिक साइड होगा तो ऑथेंटिक साइड से ही कवर किया जाता है। तो यही चीज आपको समझना है कि दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस हो या कोई और पेपर का एनालिसिस आप लोग देखते हो, उसको एग्जाम ओरिएंट कैसे कवर करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप किसी शब्द को महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में देख सकते हैं, नहीं तो आम मसला देख सकते हैं, आम उसको न्यूज के रूप में देख सकते हैं। अब देखिए यह है महिला सशक्तिकरण, या महिला जो जवाब देता है प्रतिबद्धता, उसके संदर्भ में, या केस स्टडी के तौर पर इसे यूज कर सकते हैं। जब बलिदान में पति की राह चली गौरी बनी मिसाल, तो ये कॉन्सेप्ट देखिए कैप्टन महादिक जो थे, जो उनकी जो समय पूर्व मृत्यु होगी उसकी संदर्भ में ही आपको देखते हैं, महिला जो जवाब देता है उत्तरदायित्व है, या तो महिला सशक्तिकरण संदर्भ में कितनी प्रतिबद्ध होती है महिलाएं, इसका भी केस स्टडी आपके तौर पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए आप पर चीज़ें कवर करना है, कैसे करना है। आप चीज़ों को दूसरे संदर्भ में समझिएगा तो आंसर कभी इम्प्रूव होगा, बताइए तो इसलिए आपको ये सब चीज़ सोचना होगा, समझना होगा, करना होगा। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ से भी आपको पूछ सकता है, जैसे गंगा जल में एक टॉपिक है, गंगा जल से होगा दवा प्रतिरोध, निमोनिया का इलाज के लिए दावे किए जा रहे हैं। तो ये क्या है, इसके संदर्भ में सारी चीज़ों को हम देखेंगे। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर थोड़ा हो गया है, ठीक नहीं लग रहा, चलिए अब सही है। तो इसमें गंगा जल में ऐसे जीवाणु भोजी बैक्टीरिया फेज होते हैं जो अलग किया जाता है, जो माइक्रोबायोलॉजिकल विभाग के जो है, वो उनका कहना है कि जो स्यूडोमोनास जो एरुगिनोसा जैसे घातक जीवाणु को निकल जाता है, एक बैक्टीरियल भोजी एक जीवाणु पाया जाता है गंगा जल में, जो जो इन्हांस, जो आपको हमारे जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते उस जीवाणु को वो खा जाता है, जीवाणु को निगल जाता है, इसलिए इन्हांस के रूप में देखने को मिलता है। तो यह दवा प्रतिरोधक जो स्यूडोमोनास के संक्रमण से बचाव के लिए जीवन रक्षक दवाएं बनाई जा सकती है, ऐसे ही बात इनके दावे में किए गए हैं। गंगा जल से बनाया जा सकता है, जो निमोनिया और सेफलिस रक्त जो संक्रमण होता है, सेफलिसिस, उसके इलाज में कारगर साबित होगा। तो यह कहीं ना कहीं आपको प्रश्न कहीं पीटी फैक्ट में पूछ सकता है। अब स्यूडोमोनास के बारे में पूछते या निमोनिया और सेफलिस के बारे में पूछते, तो आप लोग ये सब चीज़ें एक्टिव रहिए। यह जर्नल जो शोध है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और प्रकाशित नहीं हुआ है, तो यह जर्नल ऑफ अप्लाइड जो माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी का जो एम्स का जो शोध पत्र है उसमें जारी किया गया है। तो शोध पत्र से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर स्यूडोमोनास के संक्रमण से निमोनिया और सेप्टिस जैसे घातक बीमारी होती है। इसके अलावा मूत्र नलिकाओं में कहीं भी सर्जरी वाली जगह पर संक्रमण होने का खतरा होता है। तो लेकिन समस्या यह है कि एंटीबायोटिक के बढ़ते दुरुपयोग के कारण स्यूडोमोनास जो जीवाणु है में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जो प्रतिरोधी क्षमता एंटीबॉडी का निर्माण हो चुका है। तो इसलिए इसका जो उपचार है कारगर सिद्ध नहीं होता। तो एक नए कॉन्सेप्ट लेकर आया गया जिसमें कारगर आपको होगा। तो एंटीबायोटिक जो होते हैं क्या होते हैं, आपको किसी प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करते हो, तो किसी बीमारी से ना लड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। और किसी एंटीबायोटिक की लगातार आप प्रयोग कीजिएगा ना, तो क्या होता है शरीर है ना उसके लिए क्या करता है, एंटीबॉडी बना प्रतिरोधी क्षमता बना लेता है। तो लगातार प्रयोग करने के बाद एक समय ऐसा आएगा ना, तो वो एंटीबॉडी मान लीजिए एक्स कोई एंटीबॉडी है वो शरीर पर काम नहीं करेगा, इससे संबंधित बीमारी है ना उस पर असर कम देगा। तो इसलिए एंटीबायोटिक कहीं उपयोगी भी है और उसका अत्यधिक उपयोग करना भी हानिकारक होता है। तो ये चीज हम लोग को समझना होगा। तो आप लोग क्वेश्चन में बताइए कुछ एंटीबायोटिक का नाम आप लोग बताइए, कम से कम 5 एंटीबायोटिक का आप लोग नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये प्रश्न आपसे पीटी में स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछता है और यूपीएससी वाले भी कैंडिडेट आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। तो आप लोग है ना क्वेश्चन 5 एंटीबायोटिक का नाम कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, जो भी आपको आता है 5 एंटीबायोटिक का, ताकि हम भी तो समझे उस चीज़ों को। हमको भी नहीं आता एंटीबायोटिक कौन होता है, तो आप लोग ही मुझे समझा दीजिए। तो चलिए आगे ध्यान रखना है, बैक्टीरिया फेज जो है दवाएं जो प्रतिरोधी जो रोगाणुओं के खिलाफ प्राकृतिक रोगाणुरोधी एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो बैक्टीरिया फेज जो होते हैं उसका मुख्य गुण क्या होता है, यह जो प्राकृतिक रूप से रोगाणु एजेंट होते हैं, इसलिए गंगा के पानी में इस प्रकार के बैक्टीरियोफेज जीवाणु दवा प्रतिरोधी के रूप में उपयोग किया था। अब लगातार शोध में यह बताया गया जो शुद्ध गंगा का पानी है जो स्रोत के साथ आता है ना, वो आपको बहुत सी बीमारियों से लड़ने के लिए आपको सक्षम है, क्योंकि वो जड़ी बूटियों के केंद्र से होता हुआ आता है। तो इसलिए आप देखते होंगे गंगे के पानी को हम लोग कितने वर्षों तक भी रखे वो है ना गंदा नहीं होता, उसमें है ना कीड़े नहीं लगते। इसके पीछे का कारण यही है कि एक बैक्टीरियल फेज उसमें पाया जाता है जो आपको रोगाणुरोधी एजेंट के रूप में काम करता है। तो इसमें आपको स्यूडोमोनास जो है एरोगिनोस जीवाणु के खिलाफ यह काम करेगा। इससे रिलेटेड है ना हम लोग शोध करके और निमोनिया और संबंधित जो बीमारी है उसका हम लोग उसके इलाज के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट यही है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि हाँ इससे आपको आने वाले समय में किसी भी स्टेट पीसीएस में प्रश्न पूछ सकता है। यूपीएससी में तो कम चांसेज है, पर स्टेट पीसीएस में जरूर पूछ सकता है। स्टेट पीसीएस वाले लोगों में है ना जो क्वेश्चन सेट करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, उनका है सब क्वेश्चनों पर नज़र होता है, क्योंकि आम रूप से है ना एक जो आम स्टूडेंट होगा ना इन सब क्वेश्चनों को छोड़ देता है, इस सब टॉपिक को देखता ही नहीं है। तो प्रश्न यहीं से होगा। अब एंटीबायोटिक पूछ सकता है या बैक्टीरियल फेज क्या हो सकता है ये पूछ सकता है, कौन कौन से एंटीबायोटिक जो काम करता है, किस पर प्रतिरोधी क्षमता डेवलप हो गया, किस एंटीबायोटिक को बैन किया गया, यही सब प्रश्न आपसे पूछ देगा। तो बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो एक्टिव मोड में काम नहीं करेंगे, उनका क्वेश्चन छूट जाएगा और बाद में बोलेंगे कि प्रश्न हमको समझ ही में नहीं आया, या प्रश्न हम जो पढ़े वो आया ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछ दिया। एक सिंपल सा जवाब होता है उनका, पर कोई भी सिलेबस आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, कोई भी क्वेश्चन है ना आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, सिलेबस को डिफाइन कोई नहीं कर सकता है। अगर कोई भी कहीं से भी नहीं लड़े ना, कहीं से भी आपका प्रश्न नहीं आ रहा स्टैटिक पार्ट से, तो वो करंट से टैली कर देगा। तो करंट इतना ब्रॉड है, इतना उसका एस्पेक्ट असीमित है ना, तो सिलेबस में उसको कभी डिफाइन ही नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए आप सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़ना सीखिए। सेलेक्टिव चीज़ कहने का मतलब है कि अगर 100 क्वेश्चन यूपीएससी में आ रहे हैं ना, तो सिलेक्शन आपका 55 के आसपास के नंबरों से हो जा रहा है, हार्डली 52 या 55 आप बनाते सेफ जोन में चले जाते हैं। तो प्रयास कीजिए आपके है ना 60 के आसपास प्रश्नों का सॉल्व करने का। वो 60 टॉपिक आप सेलेक्ट कीजिए कि हाँ ये टॉपिक आएगा, तो वो उससे मेरा एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो जब सिलेक्टिव टॉपिक आप करते हैं 60 के बदले 80 करेंगे, 100 करेंगे, ऐसा अमूमन तो होता ही कि 150 टॉपिक लोग करके ही जाते हैं। तो 150 टॉपिक अगर कर लेते हैं यूपीएससी में, तो आपका सिलेक्शन होने का दर बढ़ जाएगा।
अब है कि पूरा सिलेबस के चक्कर में रहिएगा, पूरे सिलेबस को हम सोचते हैं हम पढ़ लें और उसके बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन हो, कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आप सिलेक्टिव टॉपिक को कवर कीजिए, जैसा मैंने आप लोग को बताया है कि 4 आपको जीएस पेपर का दिया है ना सिलेबस में, उस सिलेबस में जितने अंडरलाइन किए जा रहे हैं उसको बेहतर तरीके से आप लोग को कवर करना है, ध्यान रखिएगा। जो भी मैं आप लोगों को कवर कर रहा हूँ इसमें आपको संपूर्ण नॉलेज हो जाना चाहिए। ऐसे ही स्टेट पीसीएस वाले भी आप लोग भी कीजिएगा, सिलेक्टिव टॉपिक को कवर कीजिए, पूरे होलिस्टिक सिलेबस के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो कभी भी कमीशन नहीं निकलेगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण का होता ही नहीं है, सबसे बड़ा कड़वा सच है ये। आप जो रेगुलर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टॉपिक आ रहे हैं, क्वेश्चन आए उसके टॉपिक को देखिए। दूसरा काम करना ये जो लगातार चर्चा में है उस टॉपिक को देखना है। तीसरा यह है कि मेंस में कौन कौन सा टॉपिक दे, तीनों स्तर पर आपको पीटी मेंस दोनों स्तर पर देख लेना। और जो लगातार चर्चा में रह रहा है, मान लीजिए अब एंटीबायोटिक चर्चा में, तो साइंस और टेक वाले पार्ट में यूपीएससी में पूछ सकता है, या तो स्टेट पीसीएस वाले जो सिलेबस है आपको उससे कवर कर सकता है। तो एंटीबायोटिक के बारे में आप लोगों को पता करना है, ऐसे ही G20 के बारे में, तो इसी तरह आपको कवर करना है। देखिए आपको लगातार मैं कॉलेजियम कवर कर रहा था, आज लीजिए आपको सारे समस्याओं को एक जगह कवर कर दिया है दैनिक जागरण। और मैं दैनिक जागरण क्यों रेफर करता हूँ आज आप लोगों को समझ गया हूँ। मैं तोड़ तोड़ के सारे चीज़ों को पढ़ा रहा था ना, आप लोगों को लगता कि न्यायिक व्यवस्था में कॉलेजियम कब आया है, कॉलेजियम की व्यवस्था क्या है, कॉलेजियम संविधान पूरी न्यायिक व्यवस्था को कैसे डिफर करता है या किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो आपको सब में चर्चा किया। जजों की नियुक्ति किस रूप से होती है याद होगा। लीजिए एक जगह आपको दैनिक जागरण लेकर आ गया है, तो इसे आपको कवर करना है। और जो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ वही सेम टू सेम यहाँ लिखा हुआ है, अलग कोई बात नहीं लिखी हुई है। तो आपका यूपीएससी जीएस पेपर 2 न्यायिक और सुधार प्रक्रिया से संबंधित होगा, न्यायिक व्यवस्था में जजों की नियुक्ति से टॉपिक जो है उसको कवर करेगा। और बीपीएससी जो दे रहे हैं ध्यान रखिएगा, बीपीएससी का मेंस होने वाला अगला महीना या इसके आसपास जो भी मेंस होने वाले अगले 1-2 महीने के अंदर, उनके लिए क्वेश्चन गैस होगा, ध्यान रखिएगा। क्यों होगा? क्योंकि कॉलेजियम पिछले 3 से 4 महीने 5 महीने से कॉलेजियम चर्चा में रहा है, वाद विवाद बहुत स्तर बढ़ा है। तो जजों की नियुक्ति से संबंधित आपको प्रश्न पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि कॉलेजियम को ही पूछे, जजों से नियुक्ति या जजों से संबंधित जो विवाद है वो आपको प्रश्न में पूछ देगा। तो न्यायिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से करके जाइएगा। चलिए इसमें हम लोग बात करेंगे। देखिए कॉलेजियम मैंने आपको बताया भी था, ये जो न्यायिक प्रक्रिया का एक बढ़ता हुआ स्वरूप था, जिसमें आपको जजों की नियुक्ति के लिए एक पैनल का गठित किया गया और समय के साथ वो 3 जज केस आया था। आप लोग तो याद होगा, आप लोग सभी को मैंने चर्चा किया, तो तीनों जज केस का वर्ष बताइए कब कब आया और लागू किस रूप से हुआ है। तो आप लोग को 3 जज केस मैंने पढ़ाया है, तो जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं मुझे उसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए तो यह क्या है, कॉलेजियम प्रणाली को लेकर न तो संविधान में कोई विशेष प्रावधान है, न ही संसद में कोई कानून बनाया गया। तो यह क्या है, यह न्यायिक वाद में आया हुआ प्रक्रिया में, न्यायिक प्रक्रिया में आया हुआ निर्णय या न्यायिक जो प्रैक्टिस है उसमें डेवलप किया गया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें 5 सुप्रीम जो सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम होंगे, जिसमें देश के प्रधान न्यायाधीश के साथ 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, 1+4, और यहाँ पर निर्णय होगा बहुमत से होगा। और चीफ जस्टिस के साथ 2 अन्य सेवारत वरिष्ठ जज भी होते हैं हाई कोर्ट के संदर्भ में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, पूरी व्यवस्था कायम करते 124(2) कहता है कि जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की है। इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट और संबंधित हाई कोर्ट के जजों के संबंधित मशवरा देगा। और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए इसी प्रकार के प्रावधान आपको अनुच्छेद 217 में है। तो याद रखिएगा 217 और आपको 100 यहाँ पर 24(2) याद रखना है कि जजों की नियुक्ति से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट में 124(2) और हाई कोर्ट में आपको 217 याद रखना, जजों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ सरकार की सिफारिश की भूमिका क्या है, ध्यान रखिएगा। देखिए यदि सरकार को किसी नाम या नामों पर आपत्ति है तो सिफारिश वापस भेजा जा सकता है, लेकिन कॉलेजियम उसकी आपत्ति मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो वैसे ही अगर कॉलेजियम बाध्य नहीं है, जैसे आप एक कॉन्सेप्ट सुनते होंगे कि राष्ट्रपति है ना, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस इंडिया से राय मांगता है,
सर्वोच्च न्यायालय से राय मानता है, तो देखिए न्यायालय राय माने या ना माने न्यायालय पर डिपेंड है, ठीक ना। और उस न्यायालय राष्ट्रपति जो राय मांगेगा उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा वो न्यायालय पर डिपेंड करता है, सर्वोच्च न्यायालय पर। और उस पर निर्णय जो देगा वो, उस निर्णय को मानना है ना मानना राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्ति के तहत आता है। वैसे ही यहाँ कॉलेजियम में भी आप समझिएगा, पर चीजें यहाँ डिफर है। क्या है अलग, क्या है यहाँ देखिए, आपत्ति बाध नहीं है कॉलेजियम उसकी आपत्ति मानने के लिए, पर जब कॉलेजियम दोबारा नाम भेजेगा तो सरकार के संविधान पीठ के पूर्व फैसलों के आधार पर उसे संस्तुति देनी ही होती है। अर्थात दोबारा अगर चला जाएगा तो क्या होगा, संस्तुति दे ही देता है, क्योंकि इसे ज्यादा डिले नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया बाधित होती है, पर पहले दफा वो मानने के लिए बाध नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है एक चीज। अब जो भी होगा उम्मीदवारों की जो जानकारी ली जाएगी संबंधित तो खुफिया ब्यूरो अर्थात जो भी उस खुफिया एजेंसी होगी भारत सरकार की, उसके माध्यम से जांच कराती है, क्या उनकी नैतिकता किस रूप से, उनका प्रशासनिक कैसा व्यवहार रहा है, उसका सामाजिक कॉन्सेप्ट कैसा है, अर्थात वो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या जज बनने की स्थिति के लायक है, या 100% वो योग्यता कायम रखते हैं जो सामाजिक दायित्व का निर्वहन करता है। ध्यान रखिएगा, केवल प्रशासन जो जजों की नियुक्ति के लिए जो योग्यता बनाया गया है वही केवल कायम नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आपसे कभी भी प्रश्न पूछे ना तो ये भी आपको चर्चा करना है अपने आंसर लेखन में कि योग्यता के साथ साथ उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बहुत जरूरी होती है। और सामाजिक प्रतिष्ठा कैसे कायम होता है, तो सामाजिक प्रतिष्ठा उनके उस कार्यकाल में किए गए कार्यों के बनिस्पत जो फीडबैक आता है लोगों का, या बहुत सी चीज़ें आप लोगों को सुनने में आता है, बहुत से न्यायाधीश आपको भ्रष्ट आचरण नहीं करते हैं, बहुत से न्यायाधीश ऐसे हैं जो लगातार आपको देखने को मिले उनकी नैतिकता के संदर्भ में विवाद अखबारों में देखने को मिलता है। तो खुफिया एजेंसी उसकी पता करती है, पूरा उनका आंकड़ा निकाला जाएगा, उसके बाद जांच होगी। अब देखिए यहाँ 3 जजेस केस प्रसिद्ध है कॉलेजियम की प्रणाली स्थापित होने में, जन्म देने में। तो देखिए ध्यान रखिएगा, नियुक्ति को लेकर संविधान के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या किया जहाँ कॉलेजियम का रास्ता खुला। तो पहला वर्ष 1981 में फर्स्ट जज केस आया था, जिसमें हाई कोर्ट जज की नियुक्ति चीफ जस्टिस की भूमिका नहीं होगी, पर राष्ट्रपति मशवरा का विवश नहीं होंगे। तो राय के संदर्भ में बात की गई थी। तीसरा, जब सेकेंड जज बेंच आए 1993 में, यहीं पर संविधान पीठ का गठन होता है। तो संविधान पीठ क्या होता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब मैं ये सब लगातार पूछता हूँ, ये सब याद हो जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन, संवैधानिक पीठ क्या होता है। तो 9 जजों की बेंच का गठन किया गया था। उसमें नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए क्या किया गया, देखिए यहाँ पर कॉलेजियम प्रणाली की व्यवस्था की गई। तो ध्यान रखिएगा, कॉलेजियम प्रणाली केवल नियुक्ति और स्थानांतरण से है। तो कभी भी आपको इससे तीसरा कोई शब्द यूज करे तो यह कॉलेजियम प्रणाली लागू नहीं होती है। तो यूपीएससी बहुत बदमाशी करता है प्रश्न के ऑप्शन चयन करने में। तो कोटेशन दे देगा, नियुक्ति के लिए जरूरी है, स्थानांतरण का जरूरी है, पदोन्नति इस प्रकार से या कुछ इस प्रकार का डिफर आपको प्रश्न कर सकता है, दे देगा। तो आप लोग को केवल याद रखना है, कॉलेजियम प्रणाली केवल स्थानांतरण और नियुक्ति से संबंधित व्यवस्था है, जजों की नियुक्ति। तो इसके संदर्भ में याद रखना। वर्ष 1998 में कॉलेजियम प्रणाली व्यवस्थित हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस के साथ 4 वरिष्ठतम जज कॉलेजियम का हिस्सा होंगे। तो 4 जजों की यहाँ बात कर दी गई। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। देखिए ऐसे ही आगे सारी चीज़ों को चर्चा की गई है जो मैंने आपको चर्चा किया हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट था मैं आपको चर्चा कर दिया हूँ, बाकी चीज़ों को देख लीजिएगा। तो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर देना है, और टेलीग्राम चैनल पर भी देखिए। इस तरह बार बार आप लोग लिखिएगा ना तो आपके पास एक ह्यूज कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, और एक स्टॉक भी क्रिएट होता चला जाएगा आपके माइंड में कि मैंने क्या क्या प्रश्न के उत्तर दिए हैं और किस रूप से दिए हैं। तो कभी भी आप 1-2 साल के अंदर, या कभी भी 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना, कभी भी आप अगर यूट्यूब पर जाके देखिए, युक्ति आयुष के यूट्यूब पर देखिए, तो आपके कमेंट सेक्शन वहाँ होंगे। तो अपना आकलन स्वयं कर सकिएगा आप कि मैंने किस प्रकार का, मान लीजिए दिसंबर में परफॉर्मेंस किया था किसी टॉपिक को लिखने में, क्या मेरा नज़रिया था, और जुलाई 2023 में मेरा क्या नज़रिया, किस रूप से मैं उसी टॉपिक को लिख रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके इंटरनल मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये इंडिया का टेक्निक नहीं है, ये जापानी टेक्निक है। अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो स्वयं ही आपको
डेवलपमेंट करना होगा। और डेवलपमेंट करने के लिए दो तीन चीज़ें होती हैं, एक या तो लेख लेख लिख सकते हैं, दूसरा बोल सकते हैं या दूसरों को समझा सकते हैं। तो ये जापानी टेक्निक का यूज़ आपको युक्ति आईएएस कर रहा है, तो इसे आप इससे लाभ लीजिए। नहीं तो एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ के जाइएगा पूरा किताब, 1100 पेज में, जो उससे भी अधिक पेज में है, पढ़ के जाइएगा, प्रश्न फिर भी सॉल्व करके नहीं आ पाइएगा। और बहुत से स्टूडेंट होते हैं, मान लीजिए 20 प्रश्न होते हैं, 10-12 प्रश्न जाते जाते उनकी पसीना उतर जाता है शरीर का, ये सॉल्व ही नहीं होता, क्वेश्चन का नेचर नहीं समझ पाते। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि आप समय के साथ चीज़ों को कवर नहीं करते, उस पर किसी से बोलने में हिचकिचाते हैं, लिखने में हिचकिचाते हैं या समझाने में हिचकिचाते हैं। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आप नहीं लेते हैं, तभी जाकर सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम हॉल में ही डायरेक्ट जाकर चीज़ों को आउटपुट कर दें। और बहुत से मेरे लाइफ में हमारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं, उनको सुधार की ज़रूरत है। और देखिए, सुधार स्वयं में होता है, जिंदा लोगों में होता है, मरे हुए लोगों में कभी सुधार नहीं होता है। ठीक ना? उसको लात मारिए, कहीं टांग दीजिए, कोई असर उस मुर्दे पर नहीं होगा। जिंदा लोगों में ही दर्द होता है, जिंदे लोगों को ही शर्म आता है, जिंदा लोग ही प्रयास करते हैं कि बेहतर करना है। तो कौन जिंदा है, कौन मृत है, तो स्वयं घोषित कर लीजिए। और मैं आपको, मेरे प्लेटफॉर्म पर आप आते हैं तो दो तीन चीज़ याद कीजिए कि मेहनत आपको स्वयं करना होगा। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ कि इस रास्ते पर चलिए, ये ट्रैक आपको लवासना ले जाएगा। ये रेस आपको, ये ट्रैक आपको आपके स्टेट पीसीएस के ऑफिस तक ले जाएगा। अब वो रास्ता पर आप कितना चलते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, कैसे चलते हैं आप पर डिपेंड करता है। कोई बैलगाड़ी से जाना चाहता है, कोई बुलेट ट्रेन से जाना चाहता है, वो आप पर डिपेंड करता है। और मैं आपको सभी रास्ता दिखाता हूँ किस तरीके से आपको चलना है। यहाँ पर मेरे पास 2025 में भी एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट दैनिक जागरण करते हैं, उसका आंसर देते हैं, ध्यान रखिएगा। आंसर टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं, साथ ही साथ आपको यूट्यूब चैनल पर भी शेयर करते हैं, जो वर्ष 2024-25 में देने वाले जो यूपीएससी। तो सोच सकते हैं, जब उनमें ये ललक है तो जो 2022 के 22-23 में देंगे उनमें कितना ललक होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप रिजल्ट किस प्रकार से चाहते हैं। चलिए, यह देखिए, एक है संसद के शीतकालीन सत्र, 16 नए विधेयक पेश होंगे, तो आप एक्टिव मोड में रहिएगा। और शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाएगा, और सत्र के बारे में मैंने पहले भी न्यूज़ कवर कर चुका है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन दीजिएगा। शीतकालीन सत्र और जो भी सत्र हैं, 3 सत्रों की चर्चा होती है, वो कब कब आपको भारतीय संसद में आता है। तो ध्यान रखिएगा, तीनों सत्र के यहाँ पर नाम बताना, उसका वर्ष बताना है कब कब और क्या उसमें चर्चा होता है, अर्थात जो अवधि जो होता है वो कितने महीने का होता है। तो और सबसे बड़ा सत्र कौन होता है, ये सब क्वेश्चन आप लोग है ना कमेंट सेक्शन में ड्रॉप बॉक्स में, जो कमेंट बॉक्स है उसमें ड्रॉप कर दीजिएगा, ताकि हम हमारी टीम देख सके। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ आंसर दे देना। और ऐप जरूर सभी लोग डाउनलोड कीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने से बहुत सी चीज़ें आप लोग को वहाँ से मिलेगी। एक बार युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आके तो देखिए, तो चीज़ें समझ में आएगी युक्ति आईएएस आप लोग को दे क्या रहा है। ठीक ना? एक बार युक्ति आईएएस को डाउनलोड कीजिए, देखिए, समझिए। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए, केस स्टडी आपको ये भी मिल गया, प्रशासनिक अक्षमता, अदूरदर्शिता या प्रशासनिक जो लाल फीताशाही का कॉन्सेप्ट है, आपको जो एथिक्स पेपर 4 में आएगा उसका केस स्टडी एक मिल गया। बताइए, 4500 हर्जाना देने से बजाय कई गुना खर्च करता है कोई विभाग, डाक विभाग, तो क्या मामला है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें नहीं, बस यहाँ पर केस स्टडी के तौर पर अस्थायी लोक अदालत में डाक विभाग पर 30 दिसंबर 2014 में 45 रुपये हर्जाना लगाया गया था। जो स्पीड पोस्ट से भेजे गए पासपोर्ट और डिमांड ड्राफ्ट गुम हो जाने के लिए हर्जाना पर लगाया गया था। तो डाक क्या था, डाक विभाग पीड़िता का हर्जाना देने के बजाय लोक अदालत के इस फैसले पर हाई कोर्ट 2015 चला जाता है और 7 सालों के हाई कोर्ट की याचिका चलती है और विचाराधीन रहती है। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट अपना फैसला 16 नवंबर 2022 को सुरक्षित कर लेता है और क्या बोलता है, केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण विभाग ने सम्मान करने के बजाय उसे लंबे समय तक कानूनी पेचीदगियों में उलझा कर रखा। कोर्ट का कहना था यह, सिर्फ 4500 रुपये का भुगतान करने के बजाय उसे
कई गुना ज्यादा अदालती लड़ाइयों में खर्च कर दी, और जिससे यह किसी भी स्थिति में उचित नहीं माना जा सकता। तो केंद्र सरकार की नीति 25,000 रुपये से कम भुगतान के मामले में 2 अप्रैल दाखिल नहीं करने के लिए याचिका दायर की गई। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3 चीज याद रखिएगा। पहले कि प्रशासनिक अक्षमता कैसे है, हम लोग है ना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत चलते हैं। जो विधि लॉ में लिख दिया गया, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। पर विधि की उचित प्रक्रिया क्या कहती है कि उचित प्रक्रिया कहती है कि समसामयिक जो कॉन्सेप्ट है, समसामयिक जो विवाद है, उसके मूल को समझिए और निर्णय ले लीजिए। जैसा कि अमेरिकी मॉडल में कहा जाता है, आप लोगों को मैंने पॉलिटी की क्लास में समझाया हूँ। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या है, जो विधि क्या कहता है कि 25,000 से नीचे का आपको भुगतान करने के लिए 2 अप्रैल में जाना होगा। तो देखिए, ध्यान रखिएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से स्टडी केस स्टडी देना हो, या विधि द्वारा उचित प्रक्रिया का देना हो केस स्टडी, या ब्रिटिश मॉडल से अमेरिकी मॉडल की ओर शिफ्ट हमारी न्यायिक व्यवस्था उसके संदर्भ में देना हो, प्रशासनिक अक्षमता के संदर्भ में केस स्टडी देना हो, साथ ही साथ आपको न्यायपालिका में हो रही देरी, 7 साल की देरी होगी। सोच लीजिए, एक छोटा सा निर्णय लेना था, चीज़ों को समझना था, तो उसको समझने में पूरी व्यवस्था को 7 साल लग गया। तो यह भी उस रूप से केस स्टडी के तौर पर 3-4 जगह इसे यूज़ किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, तो कितना छोटा है आपको ये खबर है, और उसकी व्यापकता कितनी है। 5 जगह यह केस स्टडी के तौर पर यूज हो सकता है। तो आप एस्पिरेंट के तौर पर आपका आकलन, आप स्वयं आकलन कीजिएगा, हम किस तरीके से आपको चीज़ों को कवर करा रहे हैं। अगर बेस्ट लग रहा है तो रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि हाँ, आपको जो आकलन कराया जा रहा है केस स्टडी के तौर पर, ये सब चीज़ें ना आपको कहीं और मिल रहा है तो बताइएगा मुझे। आप रिव्यू ज़रूर दीजिएगा ये सब चीज़ें जो आपको मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इससे इंटरनल मोटिवेशन भी मिलता है, और जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें क्या दिशा और दशा है उसको भी समझने में मेहनत मिलता है, पता चलता है। ठीक ना। अब देखिए कि अति पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करे बिहार सरकार, तो उसके संदर्भ में जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो उस पर भी आप लोगों को नजर रखना है, क्योंकि वहाँ हाल ही में नगर निकाय चुनाव की घोषणा की गई है, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो किया गया था उसकी रिपोर्ट प्रकाशित करने की बात की गई है। तो आने वाले समय में ये बहुत विवाद का कारण, या तो राजनीतिक गलियारों का कारण रहेगा, वाद प्रतिवाद का। तो हम लोग इस पर है ना कभी विशेष चर्चा कर लेंगे। अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यह भी बहुत दिनों तक चर्चा में रहेगा, अति पिछड़ा वर्ग आयोग। तो हम लोग उस पर कभी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको कवर करेंगे। आगे है इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। उससे पहले देखिए सॉरी, वेट कीजिएगा। इससे पहले पराली से संबंधित आंकड़ा आया है, इस आंकड़े को कवर कर लेना है। इस ग्राफ को आप लोग को यूज कर लेना है। कभी भी पराली से संबंधित या तो जो घटना घटती है दिल्ली प्रदूषण संबंधित, ये आंकड़ा है ना आप लोग यूज करना। हालांकि पहले भी ये आंकड़ा दिया गया है, पर नवीनतम आंकड़ा आ चुका है, तो इसे आप लोग कवर कर दीजिएगा, जिसमें आपको ये ग्राफ अच्छे से राइट डाउन जैसे लिखा हुआ उसे लिख लीजिएगा, जहाँ पर पहले से आप लोग पराली का न्यूज कवर किया गया है। ठीक ना, दिल्ली प्रदूषण का जो न्यूज कवर किया गया। अब देखिए यहाँ पर G20 का जो सम्मेलन हुआ है, तो भारत की जो वैश्विक भागीदारी है संगठनों में, उसके लिए एक टॉपिक को कवर किया गया है। और यह टॉपिक, यह न्यूज है ना, आपको बहुत से डायलेमा को कवर करेगा, बहुत से टॉपिक को कवर करेगा, भारत की नीति को कवर करेगा। साथ ही साथ जो द्विपक्षीय और क्षेत्रीय वैश्विक समूह भारतीय हित है वो कैसे प्रभावित होते हैं, उस टॉपिक को यह कवर करेगा। तो पहले हम लोग G20 का जो सम्मेलन है उसके संदर्भ में चर्चा कर लेंगे। हाल ही में आप एक क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में भारत में 2 सम्मेलन हुए हैं नवंबर में, अक्टूबर नवंबर के बीच। तो वो कौन कौन सम्मेलन है उसका थोड़ा कमेंट सेक्शन में आप नाम बता दीजिएगा। एक आपको 2 सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब मैं नाम नहीं लूंगा पर आप लोग बताइएगा। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को याद है, पहले उनका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिएगा। ये अक्टूबर नवंबर के बीच ही कराया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन आके काम यहाँ पर सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए यहाँ पर याद रखिएगा, जो संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद दिसंबर में हुई अध्यक्ष बनाया गया था, और भारत इसका जो अध्यक्ष रह चुका है। तो इस बार ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन और आप लोग लिखिए कि
कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में भारत कितनी बार इसका चयन हो चुका है। अध्यक्ष आपको अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। यह ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2022 में ही इसका समाप्त हो गया कार्यकाल। और यह हर अस्थायी सदस्य 2 बार 1-1 महीने के लिए अध्यक्षता दायित्व दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और अगस्त 2021 के बाद अब इस महीने भारत का दायित्व संभालेगा। तो दिसंबर 2000 जो चीज़ें हैं जो चल रही हैं, तो ध्यान रखिएगा, इस सब चीज़ों को अपडेट करते चलना है। अब देखिए एक सम्मेलन 2-4 आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पूछा गया, देखिए यहाँ बताया गया। भारत गुरुवार को वासेनार व्यवस्था के अध्यक्ष बन गया है। वासेनार जो व्यवस्था है, वासेनार एक ट्रीटी है, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। उसमें 42 देश हैं। तो वासेनार संगठन क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी, जिसमें भारत दिसंबर 2017 में शामिल हुआ था। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी हस्तांतरण, खासतौर पर हथियारों से संबंधित तकनीक हस्तांतरण, पारदर्शी उत्तरदायी संबंधी काम होता है। इसके साथ ही साथ वासेनार व्यवस्था में शामिल करने के साथ साथ जो चौथा जो समझौता है, परमाणु आपूर्ति समूह, जिसमें भारत प्रवेश की राह में चीन रोड़ा बनता है, भारत को एक संघाई सहयोग संगठन की भी अध्यक्षता करनी है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, लगातार भारत वैश्विक संगठनों का अध्यक्षता दिया जा रहा है। तो भारत के बढ़ते कद को ध्यान रखिएगा, बढ़ते कद को। अब नीति निर्धारक के रूप में भारत की कल्पना की जा रही है। देखिएगा, अगर अध्यक्षता दी जा रही है तो ध्यान रखिएगा, उसमें नीति निर्माण करेगा वो ना, अध्यक्षता पैनल में वो स्वतंत्र होता है कुछ बातों को कहने के लिए अध्यक्ष के तौर पर। तो नीति निर्धारक के रूप में भी इसका उपयोग अब वैश्विक परिदृश्य में किया जा रहा है, तो इसको समझने की जरूरत है। और देखिए जो G20 में होगा उसके संदर्भ में या बहुत से वैश्विक जो नेतृत्व कर रहा है उससे लाभ क्या होगा, देखिए भारत को। तो यहाँ लाभ दिया गया है, तो आप यहाँ लाभ को राइट डाउन कर लीजिएगा। 23 साल बाद पहले रखी गई थी न्यू, आपको किसका, आपको इसका G20 का 99, मैंने इस पर चर्चा भी किया हूँ। इसके 10 सदस्य देशों को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। यूपीएससी ने एक बार पूछा है, दोबारा भी पूछ सकता है, वो हो सकता है कोटेशन अलग कर दे, स्टेट पीसीएस में तो पूछेगा ही। इस देश का नाम अच्छे से याद कर लिए, 1999 याद कर लिए, 2008 याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इसके संबंधित जो न्यूज और है, जो वासेनार समझौता या तो इस प्रकार के जो समझौता जो महत्वपूर्ण है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब भी आपको परमाणु अप्रसार के संदर्भ में कुछ संधि की चर्चा हो, 2-3 संधि का याद रखिएगा। पहला NSG याद रखिएगा, NPT याद रखिएगा, फिर CTBT याद रखना है, वासेनार संधि याद रखना है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया समूह। जब भी अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि की बात होगी तो यहाँ पर वासेनार की चर्चा हो तो हम लोग उसको करेंगे ही। पर आज मैं टॉपिक जो पहले कभी नहीं हुआ था, एक बस टॉपिक ऑस्ट्रेलिया समूह के बारे में मैंने कभी चर्चा किया था, पर आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लाया हूं जिसमें परमाणु अप्रसार से संबंधित सारे ट्रीटी और संधि समझौते के बारे में चर्चा कर दिया गया। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग 20 मिनट है ना, कमर बांध कर अच्छे से थोड़ा सा पानी वानी पी के बैठ जाइए। 20 मिनट किसी को हिलना नहीं है, 20 से 25 मिनट। चलिए, अब परमाणु आपूर्ति समूह जो है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है, जिसे NSG बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, यह 48 देशों का समूह है और इसकी गठन वर्ष 1974 में किया गया। भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था ना, उसके प्रयोग प्रतिक्रिया स्वरूप। तो एक क्वेश्चन आप बोलिए कि वर्ष 1974 में जो भारत ने परमाणु परीक्षण किया था उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या, किस नाम से किया गया था और कहाँ किया गया था, ये बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, प्रौद्योगिकी और अस्थायी जो हथियारों के वैश्विक निर्यात पर नियंत्रण करता है। परमाणु प्रौद्योगिकी और हथियारों के वैश्विक निर्यात पर करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऊर्जा उपयोग में केवल शांति उद्देश्यों के लिए ही किया जा रहा है। परमाणु का उपयोग केवल परमाणु ऊर्जा के लिए। तो नियंत्रण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की बात होगी तो NSG ही इसके लिए जवाबदेही है। तो परमाणु हथियार बनाने के इस्तेमाल में की जाने वाली सामग्री आपूर्ति से लेकर नियंत्रण तो सभी इसी के दायरे में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, NSG में आपको सभी परमाणु अप्रसार से संबंधित आपको डायलेमा इसमें कवर हो जाता है। भारत किसकी सदस्यता प्राप्त करना चाहता है, पर चीन हमेशा इसका बाधक रहता है। ध्यान रखिएगा, चीन इसका सदस्य देश है,
तो इसलिए बाधक होता है, बनने नहीं दे रहा है। रीज़न उसके पीछे अगर ये हो जाता है तो जितनी भी परमाणु अप्रसार से संबंधित, परमाणु से संबंधित टेक्निक है या तो जो आयुध है उसको आसानी से प्राप्त कर लेगा। हालांकि भारत यहाँ पे एक विशेष छूट भारत को प्राप्त है, ध्यान रखिएगा, आगे मैं चर्चा करूंगा। अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं से जुड़ने का लाभ मिलता है अगर इस संगठन से कोई जुड़ता है। साथ ही परमाणु अप्रसार जो क्षेत्र है, देश का कद बढ़ता है, साथ साथ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को हासिल करने में मदद मिलता है। जो परमाणु प्रौद्योगिकी होता है और भी इसके आयाम देखने को मिलता है। भारत दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं का तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है अगर इसका समर्थन मिलेगा तो। 48 सदस्यों वाले परमाणु आपूर्ति समूह भारत की दावेदारी मजबूत होगी, तो ध्यान रखिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट है अगर हस्ताक्षर मिलता है तो। इसके संदर्भ में परमाणु अप्रसार जो संधि का हस्ताक्षर नहीं करने के बावजूद भारत अप्रसार के क्षेत्र में अपनी पहचान बना पाएगा और जो अप्रसार के प्रति भारत की प्रतिभा वैश्विक पहचान मिलेगी। ध्यान रखिएगा, यह भी एक कॉन्सेप्ट है। और नोट यहाँ याद रखना है क्या, जैसे चीन जो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का सदस्य नहीं है, MTCR का सदस्य नहीं, वासेनार जो एग्रीमेंट है उसका भी सदस्य नहीं है, बस वो NSG का सदस्य है, जिसके तहत यह NSG और भारत NSG का सदस्य देश नहीं बन पाया है क्योंकि वो NTPC का हस्ताक्षर नहीं किया है। NPT जो है उसका हस्ताक्षर नहीं किया, तो इसको हम लोग चर्चा करेंगे आगे। इस प्रकार इसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों पर भारत की रणनीतिक विजय इस रूप से मिल जाती है कि भारत अन्य में भी आपको सदस्य है एनर्जी के संदर्भ में। ध्यान रखिएगा, भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो NPT जो पर हस्ताक्षर किए बिना भी NSG ग्रुप से आपको परमाणु संबंधित आयुध प्राप्त करता है। अर्थात NPT जो है उसमें अनिवार्य है कि NPT जो साइन होगा वही आपको NSG ग्रुप में शामिल होगा और उससे हथियार या तो इससे संबंधित जो प्रौद्योगिकी उसका प्राप्त कर सके। पर भारत NPTC का हस्ताक्षर करता देश नहीं है, फिर भी भारत को ऐसे प्रिविलेज दिया जाता है क्योंकि भारत की जो जो सांस्कृतिक विरासत है और जो विदेश नीति है, भारत कहीं भी यह नहीं बोलता कि हम परमाणु हमला करेंगे। इसलिए ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए परमाणु आयुधों को इसको सप्लाई किया जाता है, बहुत से देश से इसे दिया जाता है। तो आप लोग ये बताइएगा कि भारत सबसे ज़्यादा यूरेनियम की आपूर्ति किस देश से करता है, किस देश से मंगाता है, तो बताइएगा, आपको यह सब कवर करना होगा, बताना होगा। साथ ही साथ एक सेकंड देखूं, चलिए फ्लाइट मोड है, हमको लगा ऑन है क्या, ये तो लफड़ा ही हो जाता है बाद में। चलिए अब एक पर NPT चर्चा में रहता है, अभी मैंने चर्चा किया, तो ये क्या है आप लोगों को ध्यान रखना है। परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नन जो पॉलिफिकेशन जो ट्रीटी है उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे जी। परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में परमाणु जो अप्रसार संधि है वो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। तो परमाणु निशस्त्रीकरण के संदर्भ में NPT की चर्चा हमेशा रहेगा और इसको समाप्त करने के संदर्भ में जो बातें की जाती है। यह 18 मई 1974 को तब सामने आया जब भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अपना पहला परमाणु भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। तो ध्यान रखिएगा, NSG भी भारत के विरोध में आया था और NPT है वो भी भारत के विरोध ही में आया था, जिसमें जो पहले भारत से पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, भारत से पहले कौन कौन से देशों ने परमाणु हथियारों का जो परीक्षण कर चुका था। तो ध्यान रखिएगा, जब 74 में किया था भारत, तो कोई भी देश नहीं चाहता था, खासकर अमेरिका, कि इस प्रकार के क्षेत्रों में, एशियाई क्षेत्रों में यह है ना आपको समझो परमाणु हथियार संपन्न बने, और इसके लिए बहुत से तरीके आपको अपनाए गए, हथकंडे अपनाए गए, जिससे है ना परमाणु जो क्षमता वो विकसित ना हो सके। और बहुत से इसके डायलेमा बाद में उभर कर आए, जो पाकिस्तान को भी बहुत से देश, चीन ने इसकी मदद की थी, बहुत से देशों ने मदद की थी। तो ये डायलेमा है, जब हम लोग अलग संदर्भ में समझेंगे, पर अभी हम लोग संगठन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब क्यों नहीं यह समझौता करता है भारत, उसको समझिएगा। क्योंकि भारत 1 जुलाई 1968 पर हस्ताक्षरित था और तथा 5 मार्च 1970 पर लागू परमाणु अप्रसार संधि भेदभावपूर्ण है क्योंकि असमानता पर आधारित एक पक्षीय अपूर्ण है यह समझौता। क्योंकि देखिए ध्यान रखिएगा, 74 में यह करता है, बैक डेट में आपको यह समझौता हो जाता है, लागू कब से किया जाता है 1970 से। तो जानबूझ के ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि नहीं ये है ना आपको अप्रसार संधि इसलिए किया जाए ताकि भारत इसको है ना इसके जो टेक्नोलॉजी को
को प्राप्त न कर सके अन्य देशों के, जानबूझ के ये किया गया था, इसलिए इसे तार्किक और अन्यायपूर्ण मानता है भारत। अब भारत का मानना है कि परमाणु आयुध के प्रचार रोकने के लिए पूर्ण निशस्त्रीकरण और के उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। भारत निशस्त्रीकरण का पूर्ण निशस्त्रीकरण की बात करता है, नहीं कि केवल निशस्त्रीकरण। मान लीजिए अमेरिका और रसिया के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, पहले आप लोग समाप्त करो, एक न्यूट्रल स्थिति में आओ, उसके सारे देश अपने आप स्वतः कम करेंगे। तो भाई अमेरिका और रसिया दोनों को लगता है हम कम कर देंगे तो हमारे शक्ति संतुलन विश्व में कैसे बनेगा। पर जो जो कम मात्रा में मान लीजिए 130, 110, 100 या 78 जो संख्या में परमाणु हथियार बनाए हुए, उसको बोलता है कि भाई तुम लोग है ना निशस्त्रीकरण करो, या अन्य देश जो है जो अभी तक नहीं बनाए उसको बोलता है कि नहीं तुम लोग परमाणु हथियार नहीं बनाओगे। अब बड़ा परिवार का बड़ा बेटा बदमाश निकल जाए और वो अपेक्षा करे कि छोटे बच्चे, उसके घर के छोटे भाई वो सही तरीके से काम करे, तो कभी भी उस परिवार में संतुलन होगा, ध्यान रखिए, कभी भी संतुलन होगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर एनपीटी के संदर्भ में समझना होगा कि दो बड़का भाई है रसिया और अमेरिका, और छोटका भाई हो गया ये मंझला और संझला भाई हो गया तुम्हारा जो और अन्य देश है, ठीक ना। उसके बाद सब छोटे भाई बहन है, जो भाई है सब छोटा भाई है विश्व के अन्य देश। तो ये क्या बोलता है, हम नहीं सुधरेंगे अब बाकी सबको सुधारेंगे। तो ये देश क्या बेवकूफ है, उनकी कोई विदेश नीति नहीं है। कब तक, जब तक ये लोग कमजोर है, अपनी शक्ति का आर्थिक रूप से मजबूत नहीं, तभी तक आपकी बात में सुनेंगे। जिस दिन आर्थिक बात आपकी आर्थिक रूप से सबल हो गए, या तो आपको निर्णय परिवर्तन करना होगा या आपके इनके निर्णय को मानना होगा, दो ही चीज हो सकता है ना। तो यही मामला फंसा हुआ है, तो ध्यान ये रखना है, तो ये चीजें समझ में आ जाएगी आप लोग को कि भारत के अनुसार सभी कारण आज भी वही बने हुए जो उस समय की चर्चा थी 1974 में जो मामले थे। तो ध्यान रखिएगा, इसी वजह से अब तक की संधि पर हस्ताक्षर भारत नहीं किया है, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय हित को प्रभावित करता है। अगर मान लीजिए हम आयुध को समाप्त कर दें, तो हमारे दो पड़ोसी देश हैं जो संपूर्ण रूप से परमाणु हथियार है, कल ही हमारे पर चढ़ जाएंगे, दावा कर देंगे। तो यही है, परमाणु हथियार एक ऐसा वैश्विक रूप से रणनीतिक बढ़ावा देता है, जिस जो कोई देश है ना डायरेक्ट अटैक करने से बचता है या भारी भरकम हथियारों पे हमला करने से बचता है। तो ध्यान रखिएगा, और भी हम लोग उन्नत होंगे इस संदर्भ में। भारत का तर्क समझिएगा यहाँ पर कि इस संधि में यह बात कोई व्यवस्था नहीं की गई चीन परमाणु शक्ति से भारत सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी। अगर हम भारत अगर अपने जो परमाणु हथियार उसको समाप्त भी कर देते हैं, निशस्त्रीकरण कर लेते हैं, तो चीन के साथ क्या स्टैंड होगा विश्व का। अगर चीन हमला भी कर देगा, भारत की भूभाग तो समाप्त हो जाए, जनसंख्या समाप्त हो, और एक रूस यूक्रेन के मामले में तो सही से निपटारा तो हो ही नहीं पाता है वैश्विक संगठनों का। वियतनाम अमेरिका के युद्ध में तो सही से निपटारा हो ही नहीं पाता है, या इराक का मामला हो, ईरान का मामला हो, या अफगानिस्तान का मामला हो, किसी मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने एक स्टैंड ले पाया है, क्विक स्टैंड, या तो ऐसा स्टैंड जो उस देश को मानने पर मजबूर कर दिया और सब अपने अपने मनमाजी से काम करते, वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, अमेरिका हो, रूस हो, यूक्रेन हो, सभी। कोई ऐसा संगठन बता दीजिए जो यह जवाबदेही तय कर देगा कि नहीं, मैं ये बात रेजुलेशन पास हुआ इस संगठन में, आपको मानना ही होगा, नहीं मानिएगा तो विश्व बिरादरी आपसे बाहर हो जाएगी। ऐसा कोई संगठन वैश्विक संगठन है? सभी तो वैसाखी पर जिंदा है। तो कैसे भारत अपने राष्ट्रीय हित को इस तरह किसी के सामने दे देगा? तो भारत नहीं मानेगा जब तक आप सही नहीं करोगे सिस्टम को। अब नहीं भी मानना चाहिए, मैं भी ये चीज मानता हूं। हमसे कोई संगठन है, ठीक ना, संगठन कोई है ना तो हमसे है, कोई राष्ट्र से होता है, न कि संगठन से हम है, ध्यान रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट है वैश्विक रहना, और सभी देश अपने राष्ट्रीय हित सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध। जितना अमेरिका अपने राष्ट्रीय भूमि, अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है ना, उतना इंडिया है। तो आप किसी समय परिस्थिति में आपने नियम ला दिया तो लाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें सॉवरेंट थे, आपके पास शक्ति थी, आर्थिक शक्ति, महाशक्ति, सैनिक शक्ति, पर हमारे पास अब आ रहे हैं ना, तो हम चीजों को अब अपने संदर्भ में देखेंगे। आप कितना लगाइएगा, हमने प्रौद्योगिकी कायम किया, हमने उन क्षेत्रों को डेवलप किया जो आपने बार बार बाधा किया, जो वो क्रायोजेनिक इंजन का बात हो, परमाणु हथियार के परीक्षण की बात हो, हमने परमाणु हथियार किन परिस्थितियों में किया आपको नहीं पता है ना।
आपके नाक के नीचे से हम लोग परमाणु हथियार परीक्षण कर दिए, पर आपने क्या किया, यही चीज समझिए। रोकने वालों को कितना रोकिएगा, वो तरक्की पा ही लेता है ना। तो ध्यान रखिए, आपको अपने एग्जाम के तौर पर भारत की परमाणु नीति से समझना चाहिए कि हम परमाणु पर कितने वैश्विक नियंत्रण कायम किए गए, दो दो कानून बनाया गया, डायरेक्ट सैटेलाइट देखता था अमेरिका, फिर भी परमाणु परीक्षण भारत ने किया और सफल हुआ अपने मिशन में। तो आपको भी क्या करना है, मिशन में सफल होना है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया समूह की चर्चा होती है, एजी की समूह होती है, वो क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप उन देशों और सहकारी या स्वैच्छिक समूह है जो सामग्री, उपकरणों और प्रौद्योगिकी के लिए निर्यात और नियंत्रित करता है। कोई भी जो प्रौद्योगिकी है उसके लिए निर्यात प्रतिबंधित करता है, ताकि रासायनिक और जैविक हथियार, यहाँ पर केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन की जितने भी सामग्री है, उपकरण है और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर रोक लगाता है। वो अगर इस प्रकार के कुछ प्रकार की चीजों को कवर कर रहा है कोई देश संगठन, तो विकास और अधिग्रहण इसका प्रयोग न किया जा सके इसके लिए काम करता है। ऑस्ट्रेलिया यह समूह बनाने के पहल थी कि ऑस्ट्रेलिया इस संगठन का सचिवालय भी प्रबंधन देखता है, इसलिए इसका नाम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप रखा गया है। और इसका गठन कब हुआ था, ध्यान रखिए, गठन किया गया था ईरान इराक युद्ध 1984 में, जब इराक ने रासायनिक हथियारों के प्रयोग के लिए वर्ष 1925 का जो जनेवा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था। तो आपको पीटी में प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है, यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में, कि जनेवा प्रोटोकॉल 1925 किससे संबंधित? तो रासायनिक हथियारों से संबंधित है। तब रासायनिक जो इराक ने किया था हमला, ये इराक ने जब रासायनिक प्रयोग किया रासायनिक हथियारों का, तो रासायनिक और जैविक हथियारों के आयात, निर्यात और प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1985 में ऑस्ट्रेलिया समूह का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया समूह क्या है? जैविक हथियार के संदर्भ में, बायोलॉजिकल और जो वेपन्स है उसके संदर्भ में, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन होता है उसके संदर्भ में आपको। और वो क्या होता है? सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में। हाथी जो लड़ाई होता है ना, पहले होता था आपको गोला बारूद, पहले तीर धनुष से होता था ना, उसके बाद गोला बारूद आया, उसके परमाणु हथियार है, अब बायोलॉजिकल और केमिकल वार हो रहा है, उसके बाद अब है ना जो कोरोना जैसे वायरस है ना, वायरस वार हो रहा है। वायरस इस प्रकार के डेवलप किए जाने लगे हैं जो कहीं ना कहीं एक घातक रूप से है। अब वार होगा, जल के लिए नेक्स्ट वार होगा, क्योंकि जल का संसाधन समाप्त हो रहा है। तो जिस देश का जल की आपूर्ति होगी, अधिक होगी, वो किसी भी देश की नीति बदल सकता है, ध्यान रखिएगा। तो वार भी चेंज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? रासायनिक और जैविक हथियार नियंत्रण करना। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया समूह इन हथियारों निर्यात के नियंत्रण 54 विशेष प्रकार के यौगिकों का प्रसार नियंत्रण करता है। तो 54 प्रकार के जैविक रासायनिक जो है और बायोलॉजिकल जो वेपन है उसके श्रेणी जारी करता है। वो आप है ना, कोई देश उसे किसी प्रकार का बेच नहीं कर सकता, दूसरे से खरीद नहीं सकता। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया समूह के सभी सदस्य रासायनिक हथियार सम्मेलन, जो केमिकल जो वेपन्स कन्वेंशन है CWC, और जैविक हथियार सम्मेलन बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन BWC का अनुसमर्थन करते हैं। जितने भी सदस्य सभी देश क्या करते हैं? CWC और आपको BWC का समर्थन करते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया AG का वो सदस्य देश होंगे। तो यह भी आपको एक कॉन्सेप्ट पूछा गया है यूपीएससी में, तो ध्यान रखिएगा प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। वर्ष 19 जनवरी 2018 में भारत औपचारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया समूह का सदस्य बन गया। इस समूह के सदस्य बनने के लिए 43 सदस्य के रूप में यह जुड़ा था। तो इस तरह आपको लॉजिकली प्रश्न पूछ सकता है, क्या भारत डब्ल्यू जो आपको है संगठन जो अभी मैं चर्चा किया था, कहाँ गया जी, एक सेकेंड, डब्ल्यू मास जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपको केमिकल, CWC और BWC का समर्थन करता है? तो जरूर करता है। तो आपको लॉजिकल यहाँ प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो मास कम्युनिकेशन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन उसको सामूहिक विनाश के लिए यह कार्य प्रतिबद्ध संस्था है। तो ये भी आप लोगों को समझना और देखने की जरूरत है। अब मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको समझौता है, व्यवस्था है, नियंत्रण है। इससे किसी देश के है ना हथियारों की जो मारक क्षमता जो होती है मिसाइलों को, उसको तय किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अप्रैल 1987 में G7 देशों सहित 12 विकसित देशों ने मिलकर आणविक हथियार से युक्त
प्रक्षेपा तो अर्थात जो मिसाइल होता है प्रसार रोकने के लिए एक समझौता ज्ञापन करता है, जिसे MTCR शॉर्ट में बोला जाता है। 26 जून 2016 में भारत MTCR का पूर्ण सदस्य बना। तो 2016 में भारत बनता है। और क्या होता है, नोट याद रखिएगा, भारत वर्तमान में जो 35 देश है MTCR के समूह, चीन और पाकिस्तान इसके सदस्य देश नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, चीन और पाकिस्तान इसके सदस्य नहीं देश है। और फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इधर चले गए जी, कनाडा, हाँ, कनाडा संस्थापक सदस्य देश है। तो इसका संस्थापक सदस्य कौन कौन है, ये आप लोग को याद रखना है। और आगे याद रखना है, ये याद रखना है कि जो मिसाइल प्रौद्योगिकी है, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था 1987 में G7 औद्योगिक देशों के अर्थात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली द्वारा शुरू की गई थी। जो MTCR जो कॉन्सेप्ट है वो आपको किन देशों के द्वारा की गई थी, G7 जो देश थे उनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, इससे परमाणु जो हथियार है, जो परमाणु हथियार के लिए मानव रहित वितरण प्रणालियों के लिए प्रसार जांच करने के लिए शुरू किया गया था। विशेष रूप से ऐसी प्रणालियों को 500 किलोग्राम पेलोड और 300 किलोमीटर सीमा तक ले जा सकता है। यह उन परमाणु हथियारों पर काम कर जिनकी मारक क्षमता कितना होगा, 300 किलोमीटर। तो आप लोग देखते होंगे बहुत से हथियारों की मारक क्षमता जो होगी, जो मिसाइलों की, वो 300 कम होती, जो भी इसका समझौता करता है। तो इसके नुकसान और फायदा दोनों है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस पर हम लोग कभी विशेष चर्चा करेंगे जब राष्ट्रीय हित हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो स्वैच्छिक MTCR का उद्देश्य बैलिस्टिक जो प्रक्षेपात होता है, मिसाइल होता है, अन्य मानव रहित आपूर्ति प्रणाली विस्तार के लिए सीमित करना है, जिनका रासायनिक, जैविक, परमाणु हथियार का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए, उन बैलिस्टिक मिसाइलों को नियमित करना जिसकी मारक क्षमता कितना है, 300 किलोमीटर से अधिक है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए जरूरी हो जाता है कि MTCR के संदर्भ में चीजें कवर किया जाए। नेक्स्ट है वासेनार अरेंजमेंट जो होता है, अरेंजमेंट। तो इसकी स्थापना वर्ष जुलाई 1996 में वासेनार नीदरलैंड में होता है। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखिएगा, वासेनार में होता है नीदरलैंड में, पर इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया में। और एक चीज बताइएगा, चलिए अभी प्रश्न छोड़ दीजिए, वो आपको आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, इसलिए प्रश्न आया था, बाद में कभी मैं पूछूंगा उसका। दिसंबर 2017 में 42वें सदस्य के रूप में भारत इसमें शामिल होता है। तो और साथ ही साथ आपको परमाणु हथियार के दोहरे उपयोग वाली जो प्रौद्योगिकी है उसके निर्यात नियंत्रण करने के लिए, परमाणु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करने के लिए, दुरुपयोग सैन्य क्षमताओं बढ़ाने इस्तेमाल का उद्देश्य कर इससे संबंधित चीजों को कवर करता है। तो सारे संगठन का नाम आप लोग देख लिए होंगे। तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, NSG जो है भारत शामिल है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एन जो PT है उस पर भारत शामिल है या नहीं है या नहीं है? फिर वासेनार समझौता है, वो आपको कब भारत शामिल हुआ था और कितना सदस्य देश बना था? ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ऐसे ही कब सदस्य बना है? MTCR जो MTPCR सॉरी MTPCR मैं बोल दे रहा हूँ, जो MTCR है, MTCR उसका कब सदस्य बना था भारत, और कौन से क्रम का सदस्य बना था? जब भी परमाणु हथियार की चर्चा होगी, बात होगी, उसके अप्रसार संधि की बात होगी, तो ध्यान रखिएगा इन संधियों जो मैंने अभी चर्चा किया उन सभी का चर्चा होगा। और लगातार UPSC या प्रीवियस ईयर उठाइएगा, उस पर देखिएगा, PT के स्तर पर, मेंस के स्तर पर प्रश्न पूछा होगा। स्टेट PCS के एग्जाम PT और मेंस का निकालिएगा, वहाँ भी यहाँ प्रश्न पूछा होगा। तो बहुत ही VVI प्रश्न है, PT, मेंस और इंटरव्यू तीनों लेवल के कॉन्सेप्ट को ये क्लियर करता है, तो इसे आप लोग कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। देखिए यार, COP27 के बारे में लगातार आप लोगों को चर्चा किया था और बताया भी थे, जब तक जवाबदेहिता तय नहीं करेगा लोग, तब तक हम प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इससे संबंधित बातों को यहाँ पर पुनः बताया गया, नए नए रूप से बताया गया, और कुछ नहीं, वही चीज़ जो COP27 का जो अदूरदर्श नीति है, जिसमें विकासशील देशों पर प्रतिबद्धता व्यक्त करना चाहता है विकसित देश, और विकसित देश अपने जो जवाबदेही है उसको पीछे हटना चाहता है। वो तय ही नहीं कर पा रहा है कि हम क्यों प्रौद्योगिकी दें, हम क्यों पैसा दें। अगर ये तय कर लेता तो कहीं ना कहीं विश्व सुरक्षित हो जाता, पृथ्वी सुरक्षित हो जाता।
और विकासशील देश भी के पास भी मजबूरी है, वो प्रौद्योगिकी को कैसे हस्तांतरित, प्रौद्योगिकी को कैसे उन्नत करे, उसके वित्त का प्रबंधन वो कैसे करे, आदि सारी समस्याओं पर यह चर्चा करता है आर्टिकल। तो ये आप लोग को लेख आज देख लेना, पढ़ लेना। पहले जो COP27 मैंने चर्चा किया हूँ, जो टोटल कोप जो मैं चर्चा किया हूँ, उसी के संदर्भ में सारी बातों को यहाँ पर किया गया है। मैं अंडरलाइन सारे चीज़ों को कर दिया, वो आपको ऐप पर ये अवेलेबल हो जाएगा, ये अंडरलाइन पेपर, तो आप लोग इसे वहाँ ऐप से ही डाउनलोड करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए क्रिप्टो करेंसी पर भी मैंने एक बार बात कर चुका हूं, तो उसको आप लोग उस न्यूज़ को देखिए, कवर कीजिएगा। कुछ नहीं, क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में भारत की क्या उपयोगिता है उसकी बात की। बजट जो लास्ट बजट था उसमें क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में क्या बातें की गई उस पर चर्चा है। और भारत जो डिजिटल करेंसी ला रहा है, जिस पर हाल ही में मैंने चर्चा भी किया हो, उसके संदर्भ में बातें की गई। और भारत का जो अभी बजट है, भारत का जो क्रिप्टो करेंसी में योगदान है, उसके बात हो रही है। लगभग 1.5-2 करोड़ क्रिप्टो करेंसी उपयोगकर्ता भारत के पास लगभग 0.9 अरब डॉलर मूल्य की क्रिप्टो संपत्ति है, जो भारत को क्रिप्टो करेंसी और अन्य VDA जो वर्चुअल करेंसी होता है, बाजार बना रहा, संभावित बाजार बना रहा। और इतने प्रतिबंध के बावजूद भी, या जो इसकी कोई भी संस्था, सरकारी संस्था जवाबदेही नहीं लेना चाहती, फिर भी यह विश्व में दूसरे स्थान पर रैंकिंग में आता है, क्रिप्टो जो इंडेक्स है उसमें। ध्यान रखिएगा। तो भारत के लोग भी इसमें जाके भागीदार बन रहे हैं। और बाकी जो चीज़ें चर्चा किया जा चुका है पहले, जो क्या आंकड़ा है, क्या 2 लाख करोड़ के करीब यह बाजार है, ग्लोबल मार्केट यह है। और उसमें 10,000 से अधिक क्रिप्टो करेंसी चलने वाली थी, जिसमें से बहुत से क्रिप्टो करेंसी के रिपोर्ट प्रकाशित किए गए। तो सभी पर आप लोग नज़र डाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए GST के बारे में आंकड़ा दिया गया, इस आंकड़े को आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। अप्रैल से लेकर नवंबर तक दिया है, संग्रह किस प्रकार से बढ़ा और घटा है। तो कहीं भी आपको GST के संदर्भ के आंकड़े देने होंगे ना, तो वो आप लोग इसे पुट कर सकते हैं। तो आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं आपका उपयोग हो जाएगा। अब देखिए भारत को इस साल जो 2022-23 का जो सेशन चलेगा ना, उसमें सबसे ज़्यादा रेमिडेंस मिलेगा था। जो हमारे जो भारतीय हैं विदेशों में बसे रहते हैं, वो अपने घर में पैसे भेजते, अपने रिश्तेदारों को जो पैसे भेजते, उसकी बात हो रही है। यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात नहीं हो रही है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा भारत को कितना FDI प्राप्त हुआ है लास्ट जो हम लोग आकलन किए हुए थे, FDI के रूप में कितना प्राप्त होता है, और विश्व में कौन सा रैंक प्राप्त है इसे FDI के क्षेत्र में। तो FDI के संदर्भ में क्वेश्चन बताइएगा। रेमिडेंस में हम लोग चर्चा कर लेते। विदेश में काम करने वालों की ओर से जो 100 जनों को भेजी जाने वाली राशि है, रेमिटेंस कहलाती है, अर्थात भेजी गई राशि कहलाती है। जो कोई अन्य देश, मान लीजिए अमेरिका में है, कोई काम कर रहा है, कोई वर्कर हो, वो वाइट कॉलर हो या ब्राउन कॉलर जो भी हो, तो यहाँ पर आपको भारत में भेजता है अपने रिश्तेदारों को अपने घरों में। तो वो जो राशि आती है ना, वही आपको रेमिटेंस कहलाता है, ध्यान रखिएगा। और इस बार वो लगभग 100 अरब डॉलर के आसपास आ जाएगा, 100 अरब की राशि हो जाएगी। तो भारत 12% वृद्धि इसमें प्राप्त होगा। और भारत चीन, मैक्सिको और फिलीपींस को पछाड़ देगा। तो ये आंकड़ा देखिए यहाँ पर कितने आंकड़ा, 40 अरब अतिरिक्त आंकड़ा आएगा भारत। तो इसलिए भारतीय डायस्पोरा का अगर कभी भी चर्चा हो, उसकी उपयोगिता है ना, तो ये रेमिडेंस की आपको चर्चा कीजिएगा। रेमिडेंस किस रूप से आपको रेमिटेंस जो है आता है भारत में, वो कितना उपयोगी है, ये आंकड़ा जरूर वहाँ पर यूज़ कीजिएगा, ताकि इसका आपको आंसर प्रूफिंग बेहतर हो। तो ये आंकड़े को उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। और अब आज का न्यूज एनालिसिस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। देखिए पाकिस्तान 1975 जो 71 का जो पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, उसकी सैन्य विफलता बात करते हैं बिलावल जी। अब सेना जो प्रमुख वो क्या बोलते हैं, राजनीतिक विफलता है। तो दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो इसका लाभ भारत को लेना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हैं ना, लॉबी सिस्टम है, लॉबी सिस्टम को भारत को डेवलप करना चाहिए। मैंने आपको बताए हुए थे, भारत लॉबी में कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। जो यूरोपियन लॉबी है ना, उसमें पाकिस्तानी लॉबी जिस रूप से हावी होता है, उस तरीके से भारतीय लॉबी डेवलप नहीं कर पाता है। अब इन सब मुद्दों को भुनाना चाहिए। अब उसके अराजकता की स्थिति है, जब भारत, पाकिस्तान और अन्य देश भुनाते हैं भारत के संदर्भ में, तो भारत क्यों नहीं, भारत कुछ चीज़ों में ज़्यादा ही आदर्शवादी हो जाता है।
ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। यहाँ देखिए पीटी फैक्ट के रूप में आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, विश्व रिकॉर्ड बनाया गया इंग्लैंड भारत के विरुद्ध, जो इंग्लैंड और पाकिस्तान के विरुद्ध जो मैच हो रहा था उसमें 506 रन बनाया एक दिन में। तो इसमें 4 शतकवीर है, तो उनकी चर्चा आप लोग को देख लेना है कौन कौन है। आपको पीटी फैक्ट पूछेगा यहाँ से, ठीक ना, पेपर आप लोग को मिला दिया जाता है, वहाँ से कवर कर लीजिएगा। चलिए, अब ये सब भी आप लोग कर सकते हैं, सभी चीज़ें तो नहीं पॉसिबल है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग फिर कल मिलेंगे। ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, युक्ति आईएएस का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है चीज़ों को समझने में, या तो जो भी इशू होता है स्टडी मटेरियल को लेकर, बेझिझक आप टेक्निकल टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। आपको चीज़ें प्रोवाइड के मेल कर सकते हैं, सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को दिया जाता है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,